हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, तो चलिए अब आपका इंतज़ार होता है ख़त्म। आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मींस लोक प्रशासन के सिद्धांत। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और आपके पास में पॉलिटिकल साइंस है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरे कंप्लीट सिलेबस को कवर कराने वाला हूँ। और सबसे पहले, अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले इसके सिलेबस को देख लेते हैं। इसमें टोटल 4 यूनिट है। अगर हम इसकी सिलेबस के बारे में बात करें तो मैं आपको यूनिट वाइज वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा और टोटल कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट यूनिट के थ्योरी पार्ट को कवर कराऊंगा, जिसमें नेचर, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगे इसमें सारी वो कवर करूंगा, जितने भी इसमें थ्योरी पार्ट होगा। इस वीडियो में मैं सबसे पहले थ्योरी पार्ट को कवर करूंगा और जिसकी नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको 120 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 1 के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति एवं अक्षेत्र। अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही क्यों ना पढ़ रहे हो, सबसे पहले हमें उसके मीनिंग को पता होना चाहिए, उसके स्कोप के बारे में, उसके नेचर के बारे में और उसके अक्षेत्र के बारे में। वो सारी चीज़ें हम यूनिट 1 में पढ़ने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। कोई भी चीज़ को अगर हमें सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है या हमें उसकी नॉलेज रखनी है, तो सबसे पहले हमें उसकी मीनिंग को जानना होगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, लोक प्रशासन के अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो लोक प्रशासन, आपको ये वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक का मीनिंग होता है पब्लिक से, अगर हम सिंपली लैंग्वेज में बात करें। वहीं प्रशासन का मीनिंग होता है किसी कार्य करने से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो लोक दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन से। वहीं इसमें लोक का अर्थ होता है सार्वजनिक या सारी जनता से संबंधित। और अगर हम इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य जनता के हित के लिए प्रशासन करना है। वहीं जो इसमें दूसरा वर्ड है प्रशासन, तो प्रशासन का अर्थ है राज्य के अधिशासी कार्यों को पूरा करना। वहीं इसमें एक नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सरकार की सरकार की क्रियाएं सार्वजनिक अथवा लोकहित के लिए संपन्न की जाती है, अतः सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। अब आप में से कुछ कहेंगे कि भैया हमको तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, तो चलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं। आयकर अधिकारियों द्वारा करों का संग्रह, पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी, सड़कों, राष्ट्रीय मार्गों, नदियों के पुलों तथा नहरों का निर्माण आदि लोक प्रशासन की क्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं। अभी तक आपको मीनिंग समझ में आया होगा। इसमें हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है लोक प्रशासन, सरकार का अध्ययन अथवा कार्यपालिका शाखा का अध्ययन। इसमें हमें पढ़ना है, जो वेरियस ऑथर्स ने हमें डेफिनेशन दी है, उन्होंने अपने अपने शब्दों में लोक प्रशासन को कैसे डिफाइन किया है, लोक प्रशासन को क्या समझा है, वो सब हमें इसमें पढ़ना है। इसमें आप वेरियस ऑथर्स के अपने अपने कोटेशंस को देख पा रहे होंगे कि उन्होंने अपने शब्दों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बताया। आप विलोबी को पढ़ सकते हैं, एल डी वाइट ने क्या बोला है उसको पढ़ सकते हैं। इसमें वुड्रो विल्सन का नाम आता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी फेमस नाम है वुड्रो विल्सन का। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि लोक प्रशासन विधि अथवा कानूनों का विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। यह कथन वुड्रो विल्सन का है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है यह कथन किसका है। वहीं अगर हम बात करें लूथर गुलिक ने अपने शब्दों में लोक प्रशासन को डिफाइन किया है। उन्होंने बोला है कि लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है और इसलिए इसका संबंध कार्यपालिका से है, जहाँ की सरकार का काम मुख्य रूप से होता है। आपको पता होगा कि सरकार अपने कोई भी पॉलिसीज़ होती है वो कहाँ पे फॉर्म करती है और इम्प्लीमेंट कैसे करती है, वही सब हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना है। यद्यपि
उसको स्पष्ट रूप से उन प्रशासनिक समस्याओं पर भी ध्यान देना होता है जो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के क्षेत्र में आती है। वहीं फिफ्नर ने क्या बोला है वो भी पढ़ सकते हैं आप, साइमन, वोल्डो और मर्सन, आप सभी को पढ़ सकते हैं। आई होप कि अभी तक आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग तो समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति। आखिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर क्या है। नेचर के बारे में अगर हम बात करें तो नेचर के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना होता है। हमें नेचर के बारे में ये बताना होता है कि यह विज्ञान से रिलेटेड है या फिर कला से रिलेटेड है। तो लोक प्रशासन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, यह विज्ञान है या कला है अथवा दोनों। कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं तो कुछ इसे विज्ञान स्वीकार नहीं करते हैं। तो फिर ये कैसा टॉपिक है। लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान तथा व्यवहारिक कला है। तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है क्योंकि कुछ विद्वान इसको कला मानते हैं तो कुछ विद्वान इसको कला मानने से अस्वीकार कर देते हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं लोक प्रशासन का क्षेत्र। आखिर लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कार्यपालिका की क्रियाशीलता का अध्ययन। इसमें हम पढ़ते हैं लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका की उन समस्त क्रियाओं से है जिनके द्वारा वह राज्यों के निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। वहीं अगर हम इसमें नेक्स्ट देखें अपना सेकंड पॉइंट कहता है कि सामान्य प्रशासन का अध्ययन। इसमें हम सामान्य प्रशासन का अध्ययन भी करते हैं। वहीं इसमें थर्ड पॉइंट है संगठन संबंधी समस्याओं का अध्ययन। संगठन ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड यूनिट में हम संगठन ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेट टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। वहीं पदाधिकारियों की समस्याओं का अध्ययन, भर्ती, प्रशिक्षण, सेवाओं की दशा, अनुशासन तथा कर्मचारी। फर्स्ट यूनिट सिर्फ हम इंट्रोडक्टिव पार्ट के थ्रू इस वीडियो को कवर कर रहे हैं। पदाधिकारी, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सेकंड यूनिट में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सामग्री पर्याय संबंधी समस्याओं का अध्ययन। सामग्री एक वस्तु के रूप में हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें वित्त संबंधी समस्याओं का अध्ययन। नेक्स्ट है इसमें प्रशासकीय उत्तरदायित्व का अध्ययन। नेक्स्ट है इसमें मानव तत्व का अध्ययन। अमेरिकी लेखक साइमन तथा मर्सन ने लोक प्रशासन के अध्ययन में मानवीय मूल्यों के अध्ययन को विशेष महत्व दिया है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब हमें इसमें नेक्स्ट पढ़ना है लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित पोस्टकॉप दृष्टिकोण। पोस्टकॉप आपने काफ़ी बार सुना होगा। पोस्टकॉप के बारे में एक लेखक का नाम आता है, एक ऑथर का नाम आता है लूथर गुलिक। आपको ये नाम याद कर लेना है। कहीं भी आपको पोस्टकॉप का नाम आए तो लूथर गुलिक आपको याद कर लेना है। आपको झट से आंसर याद आना चाहिए लूथर गुलिक। उसके बाद पोस्टकॉप, ये 7 वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है पोस्टकॉप। पोस्टकॉप को हमको ऐसे समझना है कि अगर हमें कोई कार्य करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले पी फॉर प्लानिंग, नियोजन। सबसे पहले हमें किसी कार्य को करना है तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन की भी आवश्यकता पड़ेगी अगर हमें किसी कार्य को करना है। उसके बाद स्टाफिंग, कार्मिक संगठन, एक उस संगठन की भी ज़रूरत पड़ेगी जो उस फील्ड में कार्य कर पाए। उसके बाद अगर हम देखें डी स्टैंड फॉर डायरेक्शन, वहाँ पर प्रॉपर निर्देशन मतलब डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, सही दिशा में भी तो कार्य होना चाहिए। उसके बाद सीओ स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेशन समन्वय मतलब आपसी तालमेल भी तो होना चाहिए। उसके बाद रिपोर्टिंग मतलब वहाँ पे रिपोर्ट भी तो होना चाहिए कार्य की, सही तरीके से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद बजटिंग, कोई भी कार्य करे तो वहाँ पे वित्त की भी तो आवश्यकता पड़ेगी, मतलब पैसे की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। आई होप कि पोस्टकॉप तो आपको समझ में आया होगा। आपको इसमें लूथर गुलिक को याद कर लेना है। उसके बाद पोस्टकॉप 7 वर्ड से मिलकर बना है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ ले जाते हैं कि आर से क्या मीनिंग होता है, रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि पोस्टकॉप में डी कैसे स्टैंड करता है, तो डायरेक्शन मीनिंग होता है डी का। उसके बाद हमें पढ़ना है इसमें विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, मतलब भारत में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। अगर हम इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें तो भारत में लोक प्रशासन का विषय
प्रारंभ 1937 ईस्वी में माना जाता है, जब मद्रास विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान विभाग में लोक प्रशासन में डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया गया। कुछ विद्वानों का मत है 1930 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम में लोक प्रशासन का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र जुड़ना, इस विषय में भारत की शुरुआत हुई थी। तो बहुत सारे ऑथर्स ने इसको अलग अलग माना है, तो सबसे पहले ऑथेंटिक यही है 1937 ईस्वी में मद्रास विश्वविद्यालय, आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद 1950 ईस्वी में नागपुर विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन तथा स्थानीय स्वशासन विभाग की स्थापना की गई थी। उसके बाद श्रेय नागपुर विश्वविद्यालय को जाता है। वहाँ पे जो प्रोफेसर थे एमपी शर्मा को लोक प्रशासन का पहला प्रोफेसर बनने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उसके बाद 1954 ईस्वी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA की स्थापना की गई थी 1954 ईस्वी में। उसके बाद इसमें आता है मसूरी में 1949 ईस्वी में नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना, जिसको हम लबसना के नाम से भी जाने जाता है, जहाँ पर IAS की ट्रेनिंग की जाती है। उसके बाद 1987 ईस्वी में लोक प्रशासन विषय को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा प्रतियोगिता में वैकल्पिक मीन्स ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में जब से इसको लाया गया, तो इसकी प्रसिद्धि लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। अब हमें इसमें पढ़ना है लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विषयों के साथ संबंध। अब लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वेरियस सब्जेक्ट से जोड़कर पढ़ना है। वो कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले लोक प्रशासन एवं अर्थशास्त्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी को कैसे जोड़े। लोक प्रशासन के माध्यम से ही राज्यों की अर्थ संबंधी नीतियाँ व उद्देश्य को पूरा किया जाता है। मीन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पैसों का भी तो इन्वॉल्वमेंट होता है, पॉलिसीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें लेन देन, वित्तीय लेन देन भी तो होता है। तो इस तरीके से हम इकोनॉमिक्स को जोड़ देंगे। उसके बाद लोक प्रशासन एवं कानून, अब कानून का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कानून ही प्रशासनिक क्रियाओं की सीमा निर्धारित करता है। राष्ट्र के कानून की लक्ष्मण रेखा में ही लोक प्रशासन के कार्यकर्ता कार्य करते हैं। इस तरीके से हम कानून को जोड़ देंगे इसमें। उसके बाद लोक प्रशासन और राजनीति शास्त्र, राजनीति का प्रमुख कार्य नीति निर्धारण से है, वहीं लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य इस नीति जो निर्धारित नीति है इसको साकार रूप प्रदान भी तो लोक प्रशासन ही करता है। उसके बाद लोक प्रशासन व समाजशास्त्र, समाज के मूल स्वरूप व अवशेषों का अध्ययन ही समाजशास्त्र है, परंतु लोक प्रशासन सामाजिक कार्य व उद्देश्य पूर्ति की कुंजी है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है लोक प्रशासन और इतिहास। अब हम लोक प्रशासन को इतिहास से भी जोड़ सकते हैं। कैसे? मनुष्य के अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान ही इतिहास है। लोक प्रशासन में जिन समस्याओं का निवारण के लिए अध्ययन किया जाता है उनका भी अपना इतिहास तो होता ही है। बिना इतिहास से परिचित हुए न तो समस्याओं को भलीभांति समझा जा सकता है और न ही उनका कोई उचित एवं सही हल निकाला जा सकता है। अब हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। अब लोक प्रशासन और निजी प्रशासन कैसे अंतर डिफाइन करें? लोक प्रशासन काम करता है जनता के हित के लिए। निजी प्रशासन मतलब आपका ही कोई शासन, मतलब जिसमें ना तो कोई लॉ हो ना कोई आपको देखने वाला हो, जो आप हो मर्जी के मालिक हो जाए निजी प्रशासन में। वहीं से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसमें वेरियस पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। प्रतिनिधित्व का अंतर, लोक प्रशासन इच्छा का शासन, शासन की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें राज्य की बाध्यकारी शक्ति होती है, मीन्स इसमें कोई रोक टोक करने वाला होता है लोक प्रशासन में। निजी प्रशासन में ऐसा कोई नहीं होता है। उसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट आता है सामान्य व्यवहार का अंतर, समानता का व्यवहार किया जाता है लोक प्रशासन में, वहीं निजी प्रशासन में समान व्यवहार अनिवार्य नहीं होता है। उसके बाद नित्य नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण में हम देखें व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना कार्यपालिका किसी प्रकार का कोई धन व्यय नहीं कर सकती। ऐसा कोई भी निजी प्रशासन में नहीं होता है कोई भी रूल। उसके बाद लाभ प्राप्ति का उद्देश्य, निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। उसके बाद सेवाओं की प्रकृति, जिनका संबंध समाज के जीवन और विकास से होता है, किनका? लोक प्रशासन का। उसके बाद देखें जनता के प्रति उत्तरदायित्व,
लोक प्रशासन जनता के लिए प्रति उत्तरदायी भी होते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है जब जनता मांगती है। उसके बाद इसमें देखें हम कानून और नियम। लोक प्रशासन में कानून और नियम से बंधे हुए होते हैं। उसके बाद हम देखें राजनीतिक स्वरूप, तो लोक प्रशासन राजनीति से बंधे हुए काम करते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करते हैं। उसके बाद इसमें एकाधिकार की दृष्टि, तो इसमें कोई सुप्रीम अथॉरिटी भी होती है जो इसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इसमें आय के स्रोत, मीन्स लोक प्रशासन में आय जनता पर कर लगाकर अर्जित किया जाती है। मीन्स कि जितनी ज़रूरत होती है उतना ही टैक्सेशन मतलब जनता पर लगाया जाता है, उससे ना तो अधिक लगाया जाता है ना कम लगाया जाता है, और निजी शासन में जितनी इच्छा होती है उतना लगा सकते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब हमें बात करनी है आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका। आखिर लोक प्रशासन की भूमिका क्या है, तो बात करते हैं व्यवस्था का पतन और उत्थान प्रशासन पर ही निर्भर करता है। इसमें हमारा पहला पॉइंट है लोकमत के प्रति जिम्मेदार। प्रजातंत्र में प्रशासन को सदैव लोकमत के प्रति जागरूक रहने और कर्मशील रहना चाहिए। मीन्स की प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दोनों के बीच में। जन इच्छा का सम्मान, जनता की इच्छा का सम्मान भी करना चाहिए, जैसी नीड हो उस अकॉर्डिंग फैसले भी लेने पड़ते हैं। उसके बाद जन सहयोग, मीन्स कि जनता का भी सहयोग प्रॉपर मिलना चाहिए, जनता से भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय। उसके बाद जनता की नब्ज, जनता की नब्ज प्रशासन की उंगलियों में रहनी चाहिए। मीन्स कि जनता से भी प्रॉपर तालमेल होना चाहिए प्रशासन का। उसके बाद प्रशासन स्वेच्छाचारिता से दूर रहे। मीन्स प्रशासन मर्यादा में रहते हुए सेवक बनकर नरमी से शासन यंत्र को बेहतर तरीके से चलाए। उसके बाद प्रशासन को जानबूझकर किए गए प्रत्येक कार्य मतलब गलत कार्यों पर उन्हें जिम्मेदार ठहराने से ही विकास संभव हो सकता है, मतलब उनको अपनी गलती भी माननी चाहिए। उसके बाद पॉइंट है निर्णय को न्यूनतम गुप्त रखा जाए, तो जो फाइनल डिसीजन होते हैं उनको उनकी थोड़ी प्रिवेसी भी होनी चाहिए। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे उत्तरदायी प्रशासन, मीन्स रेस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी होते हैं कि जो जनता को उत्तर भी दे सके। तो उत्तरदायी प्रशासन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसके अर्थ को। प्रशासन का अर्थ है उत्तरदायी। प्रशासक और राजनीतिज्ञ करते क्या है या दोनों में क्या उत्तरदायी है। प्रशासन का संबंध सार्वजनिक कानून एवं नीतियों का विस्तृत एवं व्यवस्थापिका क्रियान्वयन है। विस्तृत सरकारी कार्यों को विस्तृत योजनाएं प्रशासन के क्षेत्र में नहीं आता। इन योजनाओं का विस्तृत क्रियान्वयन प्रशासनिक होता है। मीन्स जो पॉलिसीज जो बनाती है वो तो बनाएंगे कौन, मीन्स जो मिनिस्टर होंगे जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, लेकिन जो उनको इम्प्लीमेंट करेगा कौन करेगा, वो करेंगे जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं। इनके कहने का मतलब ये है। उसके बाद प्रशासन तो एक प्रकार की तकनीक है जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम इसमें देखें इनका पद स्थायी होता है तथा ये ईमानदार व निष्पक्ष होते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं। प्रथम आवश्यक तथ्य प्रदान करके नीति के निर्माण में सहायक करते हैं। द्वितीय क्या है, निर्मित नीति के व्यवहार का समस्याओं का उल्लेख करते हैं। तृतीय उन नीतियों में से एक विशेषज्ञ की ओर से स्वतंत्र आलोचना प्रस्तुत करते हैं। तो ये सारे काम किसके हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं। इसमें दोबारा देख लेते हैं। आवश्यक तथ्य प्रदान करके नीति के निर्माण में सहायता करते हैं। द्वितीय क्या करते हैं, निर्मित नीति के व्यवहार की समस्याओं का उल्लेख करते हैं। फिर क्या तीसरा काम है इनका, उन नीतियों पर एक विशेषज्ञ की ओर से स्वतंत्र मतलब इनकी आलोचना भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम बात करते हैं उत्तरदायी प्रशासन की विशेषता। तो प्रशासन की विशेषताएं क्या है, लोकमत का सम्मान, मतलब कि जनता के जो मत होता है उसका सम्मान भी करते हैं। उसके बाद है उत्तरदायित्व, लोकमत के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए। उसके बाद जन सहयोग, मीन्स कि जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए उनके कोई भी डिसीजन में। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है सहकारी प्रयास। उत्तरदायी प्रशासन में उद्यमों का संचालन सहकारी आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण, मीन्स उत्तरदायी निरंकुश केंद्रीकृत एवं स्वेच्छाचारी नहीं बन सकता।
नेक्स्ट इसमें विकेंद्रीकरण मीन्स कि निर्णय जनता के नज़दीक लिए जा सकते हैं। विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स में उनको बांट दिया जाना चाहिए, छोटे छोटे पद दे दिए जाने चाहिए ताकि जनता से आपसी कोऑर्डिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। उसके बाद इसमें नेतृत्व का विशेष रूप, इसमें हम देखें अधिकारी केवल अपने अधीनस्थ पर अधिकार नहीं जमाते वरन उनको समझा बुझाकर कार्य करा लेते हैं। मीन्स जो उनके किसी भी डिपार्टमेंट के हेड हो, न कि उनको तानाशाही बरतनी होती है बल्कि वो आपसी तालमेल से उन कार्यों को करा लेते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है राजनीतिक निर्देशन। राजनीतिक प्रमुख मंत्री की इच्छा के अनुसार कार्य कर लेंगे। मीन्स जो सुप्रीम अथॉरिटी में जो मिनिस्टर्स बैठे हैं उनके अकॉर्डिंग ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अपने कार्य को करेंगे। तो देख लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है इसमें। सबसे पहले हमने समझाया लोक प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन का अर्थ प्रकृति एवं अक्षेत्र। उसके बाद हमने इसमें वेरियस जो ऑथर्स थे उनकी डेफिनेशन को पढ़ा है। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा है लोक प्रशासन की प्रकृति। हमने उसके नेचर के बारे में पढ़ा, उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ा, पोर्टस्कोप के बारे में हमने समझा। उसके बाद हमने समझा कि लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ भारत में। उसके बाद हमने पढ़ा लोक प्रशासन को अन्य विषयों के साथ कैसे जोड़ा जाए। उसके बाद इसमें हमने पढ़ा लोक प्रशासन एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, अभी हमने बात की। उसके बाद हमने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर को समझा। उसके बाद हमने आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन की भूमिका को समझा, कैसे उनको जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उसके बाद उत्तरदायी प्रशासन को अच्छे से समझा। उसके बाद उत्तरदायी प्रशासन की विशेषताओं को समझा। तो ये सब हमने अपने यूनिट 1 में समझ लिया है। जिसके बाद अब हम बात करेंगे इसके जो वेरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से मिल जाएंगे, जिसमें मैं 120 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सारे क्वेश्चंस आपको मेनली 25 क्वेश्चंस यूनिट 1 से पूछे जाएंगे आउट ऑफ 100। तो यूनिट 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग यूनिट 1 से ही बनेगी। आखिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है, इसको हमें पढ़ना कैसे है। अगर आपने यूनिट 1 मिस कर दिया तो आपको यूनिट 2, 3 और 4 भी समझ में नहीं आने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में।